नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सास बहू की कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज़ मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चूँकि आप लोग कहानी को देख लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर करना शायद भूल जाते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी का ये भाग शुरू करते हैं, जिसका नाम है उधार की बहू। अरे दिया, तू अब तक तैयार नहीं हुई है? जल्दी कर बेटा, तेरे भैया भाभी के आने का समय हो रहा है। फ्लाइट लैंड हो चुकी है, वो लोग भी जल्दी ही आते होंगे। खुशी से झूमती हुई सरला जी अपनी छोटी बेटी से कहा, अरे माँ, आप कैसी माँ हैं? भैया ने बिना हमें बताए लड़की पसंद कर ली और उससे शादी भी कर ली, और आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। आपकी जगह कोई और माँ होती तो भैया को अपने घर और जिंदगी दोनों से ही बेदखल कर देती, पर आपने तो भैया को एक शब्द कुछ नहीं कहा। अपनी बड़ी ननद होने का फर्ज निभाते हुए दिव्या ने बोला। अपनी बड़ी बेटी की बात सुन करके सरला जी की आंखें नम हो गई थी। अरे वो ऐसी खुशी के माहौल में किसी का भी मूड नहीं खराब करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने तुम लोगों को ये बात पहले भी समझा दी थी और आज आखिरी बार समझा रही हूँ कि ये सब बातें इस घर में दोबारा नहीं होनी चाहिए। अरे सरला, ये भी वैभव की बहन है, इनके भी कुछ अरमान रहे होंगे अपने भाई की शादी के। अब तुम्हारी तरह तो कोई इतना दरिया दिल होता नहीं है कि इतनी बड़ी बात आसानी से पचा ले, इसलिए बच्चियां अपना दुख व्यक्त कर रही हैं और तुम उल्टा उन्हें ही डांट रही हो। कुर्सी में बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ते हुए सरला जी के पति यानी सोहन जी ने कहा, और मम्मी, आज तो हम घर के लोग ये बात कर रहे हैं, कल को जब पूरे मोहल्ले के ये बात पता चलेगी तो पूरे मोहल्ले में हमारी थू थू करेंगे। ओंठों पर लिपस्टिक लगाते हुए दिया ने कहा। सरला जी वैसे भी अपने इकलौते बेटे के उठाए गए कदम से बहुत दुखी थी। ऊपर से घर का हर सदस्य सरला जी का हौसला बढ़ाने की जगह उन पर उल्टा उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहा था। सरला जी ने पूजा की प्लेट एक किनारे रख दिया और अपने कमरे में आ करके कमरे को अंदर से बंद करके पास रखी कुर्सी पर बैठ गई और आंखें बंद करके अपने गुजरे कल के बारे में सोचने लगी। सरला जी एक पुलिस वाले की लड़की थी, उनकी एक छोटी बहन और एक छोटा भाई था। पापा पुलिस में और माँ एक टीचर थी। सरला जी का जीवन बहुत सुख से बीता था, पर सरला जी के पिताजी पुलिस वाले होने की वजह से बहुत सख्त स्वभाव के थे। सरला जी के जैसे ही 12वीं के पेपर खत्म हुए तो उन्होंने दूसरे शहर से पढ़ाई करने की जिद की थी, जिसके लिए पहले तो उनके पिताजी ने साफ इनकार कर दिया था। बड़ी कोशिशों के बाद आखिर सरला जी ने अपने पिता को मना ही लिया था। दूसरे शहर में जाते ही सरला जी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि घर में उनके पिताजी के बड़े रोक टोक थे, पर यहाँ पूरी आज़ादी थी। सरला जी ने मन लगा करके पढ़ाई की और कॉलेज के आखिरी साल में उनकी मुलाकात सोहन जी से हुई और पहली नज़र में उन दोनों को प्यार हो गया। कॉलेज खत्म होते होते दोनों का प्यार गहरा होता चला गया और दोनों ने फैसला ले लिया कि वो अपने रिश्ते को शादी तक ले करके जाएंगे। पर पहले के वक्त में प्रेम विवाह करना इतना आसान नहीं था, इसलिए सरला जी और सोहन जी ने मंदिर में जाकर के शादी कर ली। सरला जी के पिता ने उन्हें मरा मान लिया और जब सोहन जी उन्हें अपने घर ले करके आ गए तो उनके पूरे परिवार ने इस शादी को अपनाने से इनकार कर दिया और सोहन जी के सामने उनकी मां ने एक शर्त रख दी कि अगर वो अपनी माँ और पूरा परिवार को चाहते हैं तो वो सरला को छोड़ दें, वरना सरला के लिए पूरा परिवार और माँ छोड़ दें। अब सोहन जी के सामने समस्या तो बड़ी थी, पर सोहन जी ने सरला जी का हाथ थामा और अपनी माँ का आशीर्वाद ले करके वहाँ से बहुत दूर चले गए।
पर जाते जाते सोहन जी की माँ ने सरला जी को आशीर्वाद की जगह बद्दुआ दी कि तुझे बेटा तो होगा, और जिस तरह तूने एक माँ से उसकी औलाद को छीनने का दर्द दिया है, वही दर्द और तड़प तुझे भी सहना पड़ेगा। अचानक ही गाड़ी के हॉर्न की आवाज सरला जी के कानों में पड़ी और वो अपने अतीत की यादों से बाहर आ गई और अपने आंखों की नमी को पोंछ करके पूजा की थाल ले करके बाहर चली गई। घर की चौखट पर सरला जी, उनके पति सोहन जी और दोनों बेटियां, बड़ी दिव्या और छोटी बहन दिया खड़ी थी। गाड़ी रुकी और उसमें से पहले वैभव उतर करके बाहर आया। आज वैभव पूरे 2 साल के बाद अपने घर लौटा था। जब सरला जी ने अपने बेटे को 2 साल बाद देखा तो उसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगी। वैभव अपने परिवार वालों के पास आने की वजह से पहले गाड़ी का दरवाजा खोल करके अपनी पत्नी वैभवी को उतारने लगा। पत्नी की इतनी चिंता देख करके दिव्या ने अपनी माँ के कान भरते हुए कहा कि देखा माँ, भाई कैसे अपनी पत्नी के पल्लू से बंध गया है। लव मैरिज होती ही ऐसी है, लड़के को जोरू का गुलाम बना देती है। तभी दिव्या ने बीच में कूद करके बोला कि हाँ, तभी पापा हमेशा मम्मी को सपोर्ट करते हैं। तब तो मैं भी लव मैरिज ही करूंगी, मुझे भी अपने पति को अपना गुलाम बनाना है। दिया की बात सुन करके दिव्या को बहुत गुस्सा आया और उसने दिया को डांट करके चुप करा दिया। सरला जी को बहुत डर था कि शहर में रहने वाली लड़कियां बहुत ही फैशनेबल होती हैं और ऊपर से जिन लड़कियों की लव मैरिज होती है वो तो अपनी मर्जी से ही सब पहनती हैं, तो कहीं मेरी बहू भी तो वैसी ना होगी। लेकिन जब वैभवी गाड़ी से उतरी तो उसने लाल रंग की सिल्क की बहुत ही सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी और बहुत ही सादगी से तैयार हुई थी, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। और सुंदर तो इतनी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे चांद आसमान से उतर करके सरला जी के आंगन में आ गया हो। वैभवी को देख करके दिया के मुंह से निकल गया कि माँ, भाभी तो कितनी सुंदर हैं, तभी भैया ने इनसे शादी कर ली, वरना इतना सुंदर माल अपने हाथ से छोड़ता कौन है। दिव्या की हर बार अपनी माँ के कान भरने की कोशिश दिया के बीच में बोल देने की वजह से पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए दिव्या ने दिया को डांटते हुए कहा कि तेरा हर बार बीच में बोलना जरूरी है क्या, थोड़ा चुप नहीं रह सकती है। दिव्या ने कहा कि इतनी अकल इस लड़की में नहीं है माँ, पक्का ये सब वैभव ने इसे ये सब करने के लिए बोला होगा। अब देखना जब ये हमारे पैर छुएगी, अब देखना जब ये हमारे पैर छूने की वजह हाय हेलो करेगी, तब इसकी असलियत पता चलेगी। सरला जी का मन एक तो पहले ही अपनी सास की बद्दुआ से घबराया हुआ था, ऊपर से दिव्या हर बार उनके कान में किसी ना किसी बात को लेकर के वैभवी के खिलाफ शक पैदा कर रही थी। वैभवी जब घर की चौखट के पास आई तो उसने अपनी साड़ी के आंचल से अपना सिर ढका और पहले अपने सास ससुर और फिर अपनी दोनों ननदों के पैर छू करके आशीर्वाद लिया। वैभवी की इस हरकत को देख करके सरला जी को थोड़ा सुकून और दिव्या को बहुत सारी जलन हुई। वैभव ने भी अपने माता पिता दोनों के पैर छुए और अपनी बड़ी बहन दिव्या के भी पैर छूने लगा। तभी दिव्या ने उसे अपने गले से लगा लिया और वैभवी को भाई बहन का प्यार दिखाने के लिए ओवर एक्टिंग करने लगी। ओह वैभव, कितना वक्त लगा दिया तुमने घर आने में, ऐसा भी भला कोई करता है अपने परिवार वालों के साथ। वैभव ने कहा कि माफ करना दी, मैं तो बस। तभी दिव्या ने कहा कि मुझे पता है तू आना भी चाहता रहा होगा, तो कुछ लोग तेरे कान भर देते रहे होंगे कि शादी के बाद घर जाने की क्या जरूरत है। दिव्या ने वैभवी की तरफ देख करके उसे ताना मारा। वैभवी दिव्या के तानों को बहुत अच्छे से समझ रही थी, पर वो चुपचाप खड़ी थी। तभी दिव्या अपने भाई के खुशी से उछल करके गले लग गई और कहा कि क्या भाभी लाए हो भैया, सच में मन खुश कर दिया आपने तो। इतनी सुंदर भाभी अगर मम्मी और दिव्या दीदी ढूंढने जाते तो भी नहीं ढूंढ पाते। दिया की बात सुन करके वैभव ने इस्माइल किया। फिर दिव्या ने दिया को जोर से डांट करके चुप करा दिया। फिर सरला जी ने अपनी बहू वैभवी को
गृह प्रवेश करवाया। वैभवी को भी ये सब बहुत अजीब लग रहा था, पर बेचारी वैभवी चुपचाप वैभव के घर के सारे नियम मान रही थी। अब हाल में वैभव, वैभवी, सरला जी, सोहन जी, दिव्या और दिया सब साथ में बैठे हुए थे। तभी सरला जी ने कहा कि तुम लोग थक गए होगे, मैं तुम लोगों के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। इतना कह करके जैसे ही सरला जी किचन की तरफ जाने लगी, तभी दिव्या ने कहा कि अरे मम्मी, अब बहू आने के बाद भी आपको काम करना पड़े तो फिर वैभव के बिना बताए शादी करने का क्या मतलब? क्यों है ना वैभव? वैभव भी अपनी बड़ी बहन की बातों को समझ रहा था, इसलिए उसने अपनी बहन की बात का कोई खंडन नहीं किया और वैभवी से कहा कि जाओ वैभवी, सबके लिए चाय नाश्ता बना दो। वैभव के इतना कहते ही वैभवी उठ करके किचन की तरफ जाने लगी। तभी दिव्या ने वैभवी को रोकते हुए कहा कि तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? वैभवी कुछ बोलती कि तभी वैभव ने कहा कि अरे दिव्या दी, वैभवी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप खाएंगी तो अपनी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। वैभव के इतना कहते ही दिव्या ने गुस्से से वैभव की तरफ देखा तो वैभव चुप हो गया। तब दिव्या ने कहा कि तुम बुरा मत मानना दिव्या, पर वो क्या है ना कि मैंने बहुत सुना है कि लव मैरिज वाली लड़कियां खाने से ज्यादा अपने मेकअप पर ध्यान देती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि कहीं तुम भी तो उन्हीं लड़कियों में से नहीं हो। वैभवी ने तुरंत दिव्या से कहा कि नहीं दीदी, मुझे सब बनाना आता है, आपको जो खाना है आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके लिए वो सब बना दूंगी। दिव्या को वैभवी को ऐसे पलट करके जवाब देना बहुत खल गया, पर वो सब के सामने अपनी नाराजगी दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए दिव्या ने कहा तो ऐसी बात है तो बिल्कुल तुम जाओ और किचन में जा करके पापा मम्मी के लिए प्याज के पकौड़े, वैभव के लिए पनीर के पकौड़े, दिया के लिए आलू के और मेरे लिए बैगन के पकौड़े और साथ में अदरक वाली चाय बना करके ले आओ। इतना सब सुन करके भी वैभवी ने कुछ नहीं कहा और हाँ में सिर हिला करके चली गई। सरला जी धीरे से दिव्या के पास गई और उन्होंने उससे कहा कि ये सब क्या है दिव्या बेटा, वो बेचारी अभी तो आई है घर में, इतना दूर का सफर करके वो थक गई होगी, कम से कम आज उसे आराम करने देती, कल से उससे जो मर्जी होता वो करवा लेती। क्या सोचेगी वो हम लोगों के बारे में कि वैभव के परिवार वाले कैसे हैं? दिव्या ने गुस्से में कहा कि अच्छा, जब बिना किसी को बताए इस परिवार के लड़के से शादी कर रही थी तब उसने नहीं सोचा कि उसके परिवार वाले क्या कहेंगे? तो अब जब वो इस घर की बहू बन गई है तो उसे भी तो शादी का असली मजा आना चाहिए, जिससे वो कभी किसी को लव मैरिज करने की सलाह ना दे। और माँ, आप जैसी ही सास होती हैं जो अपनी बहू को बेचारी बोल बोल करके उसे अपने सिर पर पहले तो चढ़ा लेती हैं और फिर बाद में जब वही बहुएं सिर पर चढ़ करके तांडव करने लगती हैं तो फिर खुद को कोसती हैं कि कैसी बहू दी है भगवान ने। अरे भगवान ने तो बहू दे दी, अब उसे कैसे रखना है ये तो सास के हाथों में होता है। और मैं आपको बता रही हूँ माँ, ये लव मैरिज वाली बहू ना बहुत ही चालाक होती हैं, पहले घर के लड़के को फंसाती हैं और फिर पूरे घर को। इसलिए अब आप अपना स्वभाव अपनी बहू के लिए थोड़ा कठोर कर लीजिए, तभी आपकी इस घर में चलेगी, वरना फिर बहुएं कैसी कैसी होती हैं ये तो आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं। दिव्या की बात सुन करके सरला जी सोच में पड़ गई कि वैसे दिव्या कह तो ठीक रही है, आजकल के फोन की रील में कैसी कैसी बहुएं देखने को मिलती हैं, अगर ये भी वैसी हुई तो फिर तो मेरी सास की बद्दुआ मुझे लग जाएगी और मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपने इकलौते बेटे को खुद से बिल्कुल भी दूर नहीं होने देना चाहती हूँ। सरला जी अपने मन में आए इन सवालों से घिरी हुई थी कि तभी सरला जी के सामने पकौड़े की खुशबू आने लगी और उनका ध्यान टूटा और उन्होंने देखा तो उनके सामने तरह तरह के पकौड़े रखे हुए थे, जिनकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि सबके मुंह में पानी आ गया। दिव्या ने तो झट से एक पकौड़ा उठाया और खाने लगी। तभी उसने पकौड़ा खाते खाते कहा कि भाभी, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, मैंने तो ऐसे आलू के पकौड़े कभी नहीं खाए हैं, मन तो कर रहा है कि आपके हाथ चूम लूं।
तभी वैभवी ने मुस्कुरा करके कहा कि आपकी तारीफ के लिए धन्यवाद दिया, और मैं आपको बता दूं कि ये आलू के पकौड़े नहीं बल्कि बैगन के पकौड़े हैं। ये सुन करके दिया ने कहा, सच भाभी, मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये आलू के हैं या बैगन के। मुझे तो बस इसकी खुशबू ने अपनी ओर खींचा और मैंने खाना शुरू कर दिया। इसके बाद वैभवी ने सबको उनकी पसंद के पकौड़े और चाय दिए। तभी दिव्या ने देखा कि वैभवी ने सबके पकौड़े बनाए हैं पर पनीर के पकौड़े नहीं बनाए हैं। ये देख करके दिव्या को एक और मौका मिल गया। तभी उसने वैभवी को थोड़े सख्त लहजे में कहा कि तुम्हें घर में आए एक दिन भी अच्छे से नहीं हुए हैं और तुमने अपने से बड़ों की बात काटना शुरू भी कर दिया है और अपनी मनमानी करना भी। दिव्या की बात सुन करके वैभवी थोड़ी घबरा गई और उसने तुरंत दिव्या से पूछा कि क्या हुआ दीदी, मुझसे क्या गलती हो गई। तब दिव्या ने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था वैभव के लिए पनीर के पकौड़े बनाने को, पर तुमने मेरी बात का मान नहीं रखा और पनीर के पकौड़े नहीं बनाए। वैभवी ने तुरंत दिव्या से कहा कि नहीं दीदी, ऐसा नहीं है, मैंने पनीर के पकौड़े बनाए हैं पर मैंने वैभव को नहीं दिया है। वैभवी की बात सुन करके दिव्या फिर से चिढ़ करके बोली कि अरे तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अपने पति का नाम नहीं लेते हैं। वैभवी दिव्या की बात सुन करके एकदम खामोश हो गई और उसने फिर दिव्या से माफी मांगते हुए कहा कि माफ करिएगा दीदी, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। तब दिव्या ने वैभवी को ताना मारते हुए कहा कि क्यों, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया क्या। दिव्या के इतना बोलते ही बीच में वैभव बोल पड़ा और उसने अपनी बहन से कहा कि दे, वैभवी की गलती पर आप उसके परिवार वालों को क्यों बीच में ला रही हैं। अरे वो बाहर शहर में रही है और शहर में तो इतना सब चलता ही है। तभी बीच में दिया बोल पड़ी कि अब दीदी को इस बारे में क्या पता, ना तो कभी वो इस घर से बाहर गई हैं और ना उनकी अभी तक शादी हुई है। दिया के इतना कहते ही दिव्या को बहुत गुस्सा आ गया और वो वहां से बिना कुछ खाए ही अपने कमरे में चली गई। दिया के ऐसे बोलने पर सरला जी ने दिया को बहुत डांटा और दिव्या से माफी मांगने के लिए कहा। दिव्या को भी घर वालों की डांट से एहसास हुआ कि अनजाने में ही सही पर उसने अपनी बहन का दिल दुखा दिया है, इसलिए वो बिना वक्त गंवाए अपनी बहन से माफी मांगने चली गई। वैभवी ये सब देख करके बहुत ही ज्यादा परेशान थी और वो बहुत थकी भी थी, इसलिए उसने वैभव से इशारे में आराम करने के लिए कहा, जिस पर वैभव ने भी मौका देख करके अपनी माँ से कहा कि माँ, अब आप अपनी सारे रस्में वैभवी से बाद में करवा लीजिएगा, अभी उसे आराम की बहुत जरूरत है। सरला जी कुछ कहती कि तभी वैभव और वैभवी वैभव के कमरे में चले गए। सरला जी को ये देख करके बहुत गुस्सा आया कि उनकी बहू ने एक बार भी उनसे कमरे में जाने की इजाजत नहीं मांगी, उल्टा इन सब में उनके लड़के को फंसा दिया। सरला जी एक तो बेटे के बिना बताए शादी करने के फैसले से बहुत नाराज थे, ऊपर से उन्हें वैभव के पैदा होने के बाद से ही अपनी सास की कही एक एक बात जहन में रहती थी और बची हुई कसर दिव्या अपनी माँ के कान भर भर के कर दिए थे, जिसका परिणाम ये हो रहा था कि अब सरला जी भी दिव्या की सोच के अनुसार वैभवी को देखने लगी थी। सरला जी शादी के बाद अपने पति के साथ एक नए शहर में जा करके बस गई और उन्होंने यहीं से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। उनके पति के पास काम नहीं था तो शुरू में सरला जी को बहुत मुश्किल भरे दिन गुजारने पड़े, पर धीरे धीरे वक्त बदला और सोहन जी की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई और उनके हालात सुधर गए। शादी के कुछ महीने बाद ही सरला जी प्रेग्नेंट हो गई और उन्हें अपनी सास की कही बातें याद आने लगी थी। वो दिन रात भगवान से बस बेटी पैदा हो ऐसी मनोकामना मांगने लगी और उन्हें पहली संतान एक बेटी हुई, जिसका नाम उन्होंने दिव्या रखा। दिव्या के 2 साल बाद एक बार फिर से सरला जी प्रेग्नेंट हुई और इस बार भी वो बेटी की कामना करने लगी, पर इस बार सोहन जी को एक बेटा चाहते थे और इस बार सरला जी के मन का नहीं बल्कि सोहन जी के मन का हुआ और सरला जी को दूसरी औलाद बेटा पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने वैभव रखा। एक बेटा पैदा करने की खुशी सरला जी को बहुत थी, पर उससे कहीं ज्यादा अपनी सास की बद्दुआ का उन्हें डर भी था।
वक्त के साथ सरला जी इस बात को भूलना शुरू कर दिया था और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगी। तभी एक बार फिर सरला जी को पता चला कि वो माँ बनने वाली हैं, लेकिन इस बार सरला जी औलाद पैदा नहीं करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपना अबॉर्शन करवा देंगे। पर हॉस्पिटल जा कर के पता चला कि उनके पेट में आए बच्चे को 4 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया है, इसलिए उन्हें ये औलाद पैदा करनी ही होगी। और इस बार फिर से उन्हें एक बेटी ही पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने दिया रखा। दिव्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी, जिसके साथ ही वो अब अपने बड़े होने का दायित्व भी उठाने लगी थी, अपने छोटे भाई बहनों पर अपनी हुकूमत करके। अब घर में दिव्या सबसे बड़ी थी, इसलिए सरला और सोहन जी भी उसी की साइड लेते थे और वैभव दिया को अपनी बड़ी बहन की हर बात माननी पड़ती थी, जिसका परिणाम ये हुआ कि दिव्या के अंदर ये भावना ने जन्म ले लिया कि इस घर में अब सिर्फ उसकी ही चलती है और हमेशा ही चलती रहेगी, जिसकी वजह से आज वैभवी को भी खरी खोटी सुनाने में दिव्या ने बिल्कुल भी देरी नहीं की। धीरे धीरे सरला जी के तीनों बच्चे बड़े होने लगे। दिव्या की कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो गई और अब उसके लिए सरला जी ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। अब वैभव भी बड़ा हो गया था और उसे भी आगे की पढ़ाई करनी थी, जिसके लिए वो दूसरे शहर जा कर के पढ़ाई करना चाहता था। सरला जी अपने बेटे के इस फैसले के खिलाफ थी, पर सोहन जी को अपने बेटे के प्रति प्रेम कुछ ज्यादा ही था, जिसकी वजह से उन्होंने वैभव को उसकी मर्जी की पढ़ाई करने की अनुमति दे दी। दिव्या के लिए बहुत रिश्ता ढूंढने के बाद भी दिव्या को अपने स्वभाव की वजह से कोई भी रिश्ते पसंद नहीं आ रहे थे। वो हर लड़के में कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी और उसका रिश्ता कहीं भी पक्का नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से सरला जी और सोहन जी बड़े परेशान थे। धीरे धीरे हालात ऐसे हो गए कि अब दिव्या के लिए रिश्ता आना ही बंद हो गया। साथ ही अब दिया भी कॉलेज में पहुंच रही थी और वो भी बड़ी हो रही थी, इसलिए अब सरला जी को दिव्या जी की जगह पर दिया के लिए रिश्ता आना शुरू हो गए थे, जिस पर दिव्या और भी ज्यादा चिड़चिड़ी हो गई। दिव्या की हालत देख करके अब सरला जी ने अपने बेटे वैभव के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था, पर दिव्या इसमें भी पीछे नहीं रही। अपने रिश्ते के बाद उसने अब वैभव के लिए आने वाले रिश्तों में कमी निकालना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब वैभव की शादी में रुकावट आने लगी। अब दिव्या बड़ी हो गई थी और वो अपनी माँ के चेहरे की परेशानी को बहुत अच्छे से समझ सकती थी कि जब भी उसकी माँ अपने बेटे के लिए बहू देखने जाए तो क्यों वो लड़की के बारे में एक एक करके बात पूछती थी। इसलिए एक दिन दिव्या ने अपनी माँ से इसकी वजह पूछ ही ली। अब सरला जी भी वर्षों से इस डर से अकेले ही जूझ रही थी और अब दिव्या भी उनकी बेटी थी, इसलिए उन्होंने ये बात दिव्या को बता दी। इस बात को जानने के बाद दिव्या ने अपनी माँ का डर कम करने की वजह पर उसे और बढ़ा दिया। अब तो वो अपनी माँ को तरह तरह के ख्यालों से डराने लगी थी, जिसकी वजह से अब सरला जी ने भी अपने बेटे के लिए लड़की में हजार अच्छाई ढूंढने लगी और जिस भी लड़की को वो देखने जाती उसको ले करके हजार सवाल करती। फिर एक दिन अचानक ही सरला जी को एक लड़की पसंद आ गई, जिसका अप्रूवल दिव्या से भी मिल गया उन्होंने तुरंत अपने बेटे को कॉल किया और इस रिश्ते के बारे में बताया। अपनी माँ की बात सुन करके वैभव ने तुरंत अपनी माँ को बताया कि उसने यहाँ अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली है। ये खबर सुनते ही सरला जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ये खबर जब सरला जी ने अपने घर में सबको बताई तो सबने इस शादी को अस्वीकार करने का फैसला कर लिया। पर सरला जी ने सोचा कि अगर मैंने इस शादी को अस्वीकार कर दिया तो मेरा बेटा कभी भी घर लौट करके वापस नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने दिल पर पत्थर रख करके इस शादी को स्वीकार कर लिया और घर में भी सबको इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। दिव्या को इस बात से बहुत चिढ़ हुई कि उसके छोटे भाई ने बिना उसकी मर्जी के शादी कैसे कर ली और फिर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है तो मुझसे छोटा हो करके पहले अपनी शादी के बारे में कैसे सोच सकता है वैभव। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल दिव्या को उसके भाई और भाभी के लिए भड़काते चले गए। और अब वही वक्त है जब दिव्या एक एक करके वैभवी से बदला ले रही थी।
वैभवी कमरे में पहुंचते ही सबसे पहले अपना घूंघट हटाई और खिड़की के सामने जा करके गहरी सांस लेने लगी। वैभवी को वैसा करता देख करके वैभव ने कहा कि अब समझ में आया कि एक बहू बनना इतना आसान नहीं है। तब वैभवी ने तुरंत पलट करके कहा कि मैं तो उधार की बहू हूँ। वैभवी ने ऐसा कहते ही वैभव ने उसे गुस्से से देखा और वैभवी तुरंत चुप हो गई। वैभवी ने देखा कि उसकी बात से वैभव का मूड खराब हो गया है, तो वो धीरे धीरे वैभव के पास गई और उसे गुदगुदी करने लगी, जिसके बाद वैभव की हंसी ही नहीं रुक रही थी। वैभवी ने कान पकड़ करके वैभव से माफ़ी मांगी और वैभव ने भी उसे माफ़ कर दिया। लेकिन अब वैभवी गुस्से से बोली कि यार ये सब क्या है? तुम्हारे घर वाले क्या अलग दुनिया में रहते हैं? यार तुम्हारा घर छोटे शहर में है, पर इंटरनेट तो 5G ही चलता है यहाँ भी। ये सब रीत रिवाज कौन मानता है आज की दुनिया में? और तुम्हारी बड़ी बहन कैसे मुझे हर बात के लिए टोकती है, जैसे मैं उनकी भाभी नहीं बल्कि उनकी दुश्मन हूँ। यार मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि बहू होना एक किस्मत की बात है या फिर ये एक जुर्म है। जिसे देखो वो मेरे साथ एक कैदी की तरह बर्ताव कर रहा है और तुम वैभव किसी से कुछ बोल भी नहीं रहे हो। क्या इसी दिन के लिए तुम मुझे यहाँ लेकर के आए थे? वैभव चुपचाप वैभवी की बातों को सुनता रहा और फिर जब वैभवी चुप हो गई तब उसने कहा कि वैभवी तुम ही बताओ मैं क्या कहूँ और कैसे कहूँ। एक तो मैंने अपने माँ पापा से अपनी शादी का हक छीन लिया, उनका मुझ पर ऐसे नाराज होना जायज है। और फिर दिव्या दीदी मुझसे बड़ी हैं, उन्होंने मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार किया, उनके भी कुछ सपने रहे होंगे मेरी शादी को लेकर के। आखिर मैं इस घर का इकलौता बेटा और इकलौता भाई हूँ। वैभवी ने कहा कि मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ वैभव, पर उन्हें तुमसे नाराजगी है तो अपना गुस्सा तुम पर निकाले ना। मुझे क्यों तुम्हारे हिस्से की नाराजगी सहनी पड़ रही है? अरे मैंने थोड़े कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए। मैंने जो किया वो मैंने अपनी मर्जी से किया और तुमने भी जो किया वो अपनी मर्जी से किया है। वैभव ने कहा कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, पर वैभवी दुनिया की रीत यही है हर घर की कि गलती उस घर का लड़का करता है और बातें उस घर की बहू को सुननी पड़ती हैं। इसलिए तुम्हारे या मेरे चाहने से अब कुछ नहीं होने वाला है, तुम्हें ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। और हाँ, एक बात, तुम मुझसे ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा या फिर तुम्हारे पक्ष में जा करके अपने घर वालों से लड़ूंगा। लेकिन हाँ, मैं उनके पीछे भी तुमसे आ करके नहीं लड़ने वाला हूँ, क्योंकि ये लड़ाई तुम्हारी नहीं वैभवी बल्कि हर बहू की है। इसलिए तुम्हें अपनी ये लड़ाई खुद लड़नी होगी और इस घर में अपनी जगह खुद बनानी होगी। वैभवी वैभव की बात सुन करके कुछ नहीं बोली और वहां से उठ करके खिड़की के पास चली गई। वैभव उसके पास गया और उसने कहा कि मैं जानता हूँ वैभवी, मैंने तुमसे जो भी कहा है उसे सुनने के बाद तुम्हें खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि आखिर तुमने क्यों मुझे जैसे इंसान को चुना। पर सच कह रहा हूँ वैभवी, एक बार ठंडे दिमाग से तुम सोच करके देखो तो तुम्हें एक बेटे और पति की हालत का पता चलेगा। इतना कह करके वैभव फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया और वैभवी खुद से बात करने लगी कि काश ये सब बातें अगर एक लड़का शादी के पहले ही अपनी होने वाली पत्नी से कह दे तो लड़की भी सोच समझ करके अपना जीवन साथी चुने। कम से कम वो जो भी करे सब कुछ जानने के बाद करेगी, उसे बाद में तो अपने फैसले पर कोई अफसोस नहीं होगा जैसा कि आज मुझे हो रहा है। आखिर मैं कैसे वैभव की फैमिली को समझाऊं? अरे वो लोग मुझे पसंद ही नहीं करते तो वो लोग मुझे स्वीकार कैसे करेंगे? ये बात वैभव ने बहुत आसानी से कह दी कि वो अपने परिवार वालों के खिलाफ नहीं जाएगा, तो फिर उनके खिलाफ जा करके इतना बड़ा कदम ही क्यों उठाया? अरे ये मर्द भी ना अपने हालात देख करके अपनी चाल बदल लेते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि एक मर्द कभी किसी का सगा नहीं होता, जब तक पत्नी के साथ तो पत्नी की गुलामी और जब अपनी माँ के पास तो अपनी माँ की जी हुजूरी। वैभव के परिवार वालों ने वैभवी को स्वीकार नहीं किया, पर वैभवी ने चुपचाप अपने हालातों को स्वीकार किया और उससे लड़ने के लिए भी
वो अब तैयार थे। वैभव रेडी हो करके बाहर चला गया अपने दोस्तों से मिलने के लिए। उसके जाते ही वैभवी भी फ्रेश होने चली गई। नहा धो करके वैभवी रेडी हो करके, और अब उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। उसने पहले सोचा कि वो वैभव को कॉल करके घर बुला ले, पर उसे लगा कि वैभव ने जब साफ इनकार कर दिया है मुझे, तो बोल करके अपनी बेइज्जती क्यों करवानी है। वैभवी बहुत देर तक इंतजार करती रही कि शायद उसे कोई खाने के लिए बुलाए, पर वैभवी को यहाँ भी सिर्फ इंतजार ही हासिल हुआ। और अब थक हार करके वैभवी खुद ही खाना खाने के लिए किचन में चली गई। वैभवी ने देखा कि अभी तक खाना नहीं बना हुआ है, तो वो समझ गई कि अब खाना भी उसे ही बनाना है। अब वैभवी को बहुत भूख लगी थी और खाने के लिए भी उसे किचन में कुछ नहीं मिला। अब वैभवी बेचारी समझ गई कि जब तक वो खाना नहीं बनाएगी उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलने वाला। इसलिए उसने खाना बनाने के लिए सारा सामान ढूंढना शुरू कर दिया, पर वैभवी को कुछ भी नहीं मिला। इसलिए वो अपनी सास सरला जी के कमरे में गई और उनसे खाना बनाने का सारा सामान कहाँ रखा है इस बारे में पूछने लगी। सरला जी ने कहा, चलो मैं चल करके तुम्हें बता देती हूँ। तभी माँ के पास बैठी दिव्या ने कहा कि अरे नहीं माँ, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से बता दो इसे, बाकी ये खुद ही समझदार है। दिव्या की बातों को सुन करके वैभवी का खून बहुत खौलता है, पर इस घर की बहू होने के नाते वो अपनी मर्यादा को भंग नहीं करना चाहती थी। इसलिए उसने भी कहा कि दीदी ठीक ही कह रही हैं माँ, आप मुझे यहीं से बता दीजिए। फिर सरला जी ने वैभवी को सामान की जानकारी दी। वैभवी जैसे ही जाने लगी तभी दिव्या ने उसे टोकते हुए कहा कि अरे रुको बहुरानी, तुम आज खाने में क्या बना रही हो, हमें ये नहीं बताओगी। वैभवी ने कहा कि माफ करिएगा, वो जल्दी जल्दी में आपसे पूछना भूल गई। तब दिव्या ने कहा कि अभी आए तुम्हें एक दिन भी नहीं हुआ है और तुम गलती पर गलती किए जा रही हो। वो तो हमारा दिल इतना बड़ा है कि हम तुम्हारी हर गलती को माफ कर देते हैं। नहीं तो खैर छोड़ो, देखो आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसलिए तुम पनीर की सब्जी, छोले और फ्राई दाल, पुलाव, रायता, सलाद, पापड़, पूड़ी और खीर बना लो खाने में। वैभवी को एक तो भूख बहुत जोर की लगी थी, ऊपर से इतना सब सुन करके वो बहुत घबरा गई और अचानक ही उसके मुंह से निकल गया कि इतना सब। ये सुन करके दिव्या भड़क गई और उसने तुरंत वैभवी से कहा कि तुम हमारे खाने में नजर लगा रही हो क्या। वैभवी घबरा करके बोली, अरे नहीं दीदी, मेरा ये मतलब नहीं था। वो तो मैं ये कह रही थी कि क्या आप सबको इतना सब मेरे हाथ का अच्छा लगेगा। दिव्या ने कहा कि तुम इस घर की बहू हो तो सवाल जवाब करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम जाओ और जा करके खाना बनाओ, हमारे यहाँ हर काम वक्त पर होता है। दिव्या की बात सुन करके छोटा सा मुंह ले करके वैभवी चुपचाप किचन में जा करके खाना बनाने की तैयारी करने लगी। एक तो वैभवी सफर करके बहुत ज्यादा थके हुए थे, ऊपर से उसे बहुत जोरों की भूख भी लगी थी। वैभवी ने पूरे किचन में कुछ खाने के लिए ढूंढा और उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। ऊपर से इतना सारा खाना, उसमें भी वैभवी को अपने सास की आधी बताई चीजें मिल ही नहीं रही थी। उसे बार बार पूछने के लिए अपनी सास के कमरे तक जाना पड़ता था। इस वजह से वैभवी का खाना बनाने में और भी ज्यादा वक्त लग रहा था। जैसे तैसे करके वैभवी ने सारा खाना बना दिया, लेकिन अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा था, इसलिए उसने अपने लिए खाना निकाला और खाने लगी। खाने की खुशबू दिव्या के नाक तक पहुंच चुकी थी अब तक, इसलिए वो देखने चली आई कि आखिर वैभवी ने क्या क्या बनाया है। लेकिन दिव्या जैसे ही किचन में आई तो उसने देखा कि वैभवी बड़े मजे से खाना खा रही थी। ये देख करके दिव्या को बहुत गुस्सा आया और उसने जा करके वैभवी से खाने की थाली छीन ली और एक किनारे रख दी और गुस्से से कहा कि ये क्या किया तुमने, तुम्हें इतना भी नहीं पता है कि खाना बनाने के बाद पहले ससुराल वाले खाते हैं और उसके बाद ही एक बहू खाती है। दिव्या की आवाज सुन करके सभी किचन में पहुंच गए और सरला जी ने आते ही दिव्या से पूछा कि आखिर क्या हुआ है दिव्या, तुम इतना जोर जोर से क्यों बात कर रही हो बहू से। तब दिव्या ने अपनी बात पर मिर्च मसाला लगाते हुए कहा कि देखा माँ, कैसे बहू ढूंढ करके लाया है आपका बेटा।
अरे इसके घर वालों ने इसे इतने भी संस्कार नहीं दिए कि ससुराल में पहले खाना घर की बहुएं नहीं बल्कि ससुराल वाले खाते हैं। अरे इसने खाना बनाया और खुद ही खाने लगी बिना हमसे पूछे। ये सुन करके अब वैभवी भी चुप नहीं रही और उसने कहा कि आपको जो भी कहना है आप मुझे कहिए ना, आप इसमें मेरे घर वालों को क्यों बीच में लाती हैं? और अगर मैंने खाना भी खा लिया तो क्या हो गया? ये खाना आखिर बनाया भी तो मैंने ही है और मुझे बहुत भूख लगी थी। वैभवी को ऐसे पलट करके जवाब देते हुए सुन करके दिव्या को गुस्सा तो जैसे सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने तुरंत वैभव को कॉल किया और कहा कि तू अभी का अभी घर आ और अपनी पत्नी को लेकर के यहाँ से चला जा। वैभव को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या हुई है। वो अपनी बहन से पूछता रहा और दिव्या ने अपनी बात कह करके कॉल कट कर दिया। दिव्या की ये हरकत देख करके वैभवी को बहुत गुस्सा आया और वो वहां से अपने कमरे में चली गई। वैभवी का ये बर्ताव देख करके दिव्या ने अपनी माँ के कान भरना शुरू कर दिया और कहा कि देख लिया माँ, एक बहू को सिर चढ़ाने का परिणाम। अरे मैं आपको समझा रही हूँ कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप अभी भी अपने मन का सब कुछ कर सकते हो, बस अगर आप चाहो तो। वरना ये लड़की आज खाना बना करके खुद खा रही थी, कल को ये आप से खाना बनवा करके खुद खाती। अरे बहू को बेटी बनाने की गलती मत करिए, वरना आप उसकी माँ बने या ना बने पर इस घर की नौकरानी जरूर बन करके रह जाएंगी। दिव्या की बात सुन करके सरला जी बड़ी हैरान हो करके दिव्या से कहती हैं कि तो अब मैं क्या कर सकती हूँ? ये मुसीबत तो अब मेरे गले पड़ चुकी है, अब इसका कोई समाधान नहीं है। तब दिव्या ने कहा कि जब मुसीबत पैदा होती है तब उसके साथ उसका समाधान भी पैदा हो जाता है। सरला जी ने हैरान होकर के कहा, क्या मतलब? तब दिव्या ने कहा कि अगर शादी करना एक मुसीबत है तो तलाक इसका समाधान है। दिव्या की बात सुन करके सरला बहुत घबरा गई और उन्होंने कहा कि ये क्या कह रही हो तुम? तलाक, वो भी वैभव और वैभवी का? पर कैसे? दिव्या ने कहा कि वैसे ही जैसे इन दोनों को प्यार जब चरम सीमा में था तो इन दोनों ने शादी कर ली, ठीक वैसे ही इन दोनों के बीच इतनी दूरियां पैदा कर देंगे जिससे ये दोनों तलाक के लिए भी राजी हो जाएं। दिव्या की बात सुन करके पहले सरला जी तो बहुत घबरा गई, पर जब दिव्या ने धीरे धीरे अपनी बात को विस्तार से समझाया तब सरला जी को भी दिव्या की बात अच्छी लगने लगी। दिव्या ने कहा कि आजकल तलाक होना बहुत नॉर्मल बात है माँ, और वैसे भी हमें अपने हिसाब की बहू चाहिए जिसकी खुद की कोई सोच ना हो, वो वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं, तभी भैया हमेशा आपके पास रहेंगे, वरना दादी की बात सच हो जाएगी और भैया को लेकर के ये चिड़िया फुर्र हो जाएगी। दिव्या की बात सुन करके सरला जी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वैभव मेरा लड़का है, मैंने उसे जन्म दिया है, उस पर अगर किसी का अधिकार है तो वो सिर्फ मेरा है। मैं इस लड़की को इसकी असली जगह दिखा करके रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी माँ की बात सुन करके दिव्या ने कहा कि पर अब आप करेंगी क्या माँ? तब सरला जी ने कहा कि अब तू देखती जा कि तेरी माँ क्या क्या कर सकती है। वैभव दिव्या को कॉल आते ही तुरंत घर की तरफ भागा। घर पहुंच करके उसने देखा कि घर का माहौल बहुत ही शांत था, पर वो समझ जाता है कि ये तूफान आने के पहले की खामोशी छाई हुई है। वो पहले अपनी माँ के कमरे की तरफ भाग करके जाता है, जहाँ पर सरला जी बड़े बड़े आंसू बहाते हुए बैठी थी और दिव्या उनके पास ही खड़ी थी। वैभव अपनी माँ को रोता हुआ देख करके बहुत घबरा गया और अपनी माँ से कहा कि क्या हुआ है माँ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? सरला जी ने कहा कि वैभव बेटा मुझे माफ कर दे, मैं एक अच्छी सास नहीं हूँ। वैभव ये सुन करके बहुत हैरान हो गया और उसने कहा कि क्यों, क्या हुआ है माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? सरला जी ने कहा कि तू मुझे ये बता कि क्या एक माँ अपने बेटे के जीवन पर कोई अधिकार नहीं होता है उसकी शादी के बाद? क्या एक माँ का प्यार उसकी औलाद के लिए कोई मायने नहीं रखता है? क्या शादी के बाद एक बेटे के लिए उसकी पत्नी ही सब कुछ हो जाती है? माँ के प्रति उसके कोई कर्तव्य नहीं होते हैं?
वैभव ने कहा कि माँ आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। सरला जी ने कहा कि आज वैभवी की पहली रसोई थी तो मैंने उसे कहा कि उसकी जो मर्जी है वो खाना बना ले। तो उसने कहा कि नहीं, वो हमारी पसंद पसंद का खाना बनाना चाहती है। तो दिव्या ने उसे बता दिया घर की पसंद के बारे में। और फिर वैभवी ने इतना कह करके सरला जी रोने लगी। वैभव ने कहा कि वैभवी ने क्या माँ, वैभवी ने खाना तो सारा बनाया, पर जब मैं उसकी मदद के लिए किचन में गई तो मैंने देखा कि वैभवी अपने में ही बड़बड़ा रही थी कि कितना खाते हैं हम लोग, सारा काम अकेले उसी के ऊपर डाल दिया। वो इस घर की नौकरानी नहीं है और भी ना जाने क्या क्या। मैं इतना सुनने के बाद भी वैभवी की मदद करना चाहते थे, पर वैभवी ने मुझे देखते ही अपना रंग बदल लिया और कहने लगी कि उसके होते हुए मुझे किचन में जाने की क्या जरूरत है। मैंने उसे कहा भी कि वो दिव्या की मदद ले ले, पर उसने साफ इनकार कर दिया। अब देख वैभव, मैं मानती हूँ कि वैभवी पढ़ी लिखी लड़की है और वो जॉब भी करती है, इसलिए उसे ये खाना बनाना इतना आसान नहीं लगता होगा। पर इस पापी पेट का क्या बेटा, इसे तो वक्त पर खाना चाहिए होता है। ऊपर से मेरी शुगर की दवाई भी चल रही है, इसलिए मैंने वैभवी से कहा कि जैसे खाना बन जाए वो मुझे दे दे। तो सरला जी फिर इतना बोल करके चुप हो गई। तब फिर वैभव ने कहा कि आगे क्या हुआ माँ। तब दिव्या ने कहा कि आगे ये हुआ, तेरी पत्नी ने माँ की हर एक बात को लात मार दी और खाना बनाने के तुरंत बाद वो अपने लिए खाना निकाल करके खाने लगी। और जब माँ ने उसके लिए मना किया तो उसने मुझे और माँ को पलट करके बहुत खरी खोटी सुनाई। इतना सुनने के बाद वैभव ने कहा कि मैं अभी जा करके वैभवी से बात करता हूँ। तब दिव्या ने कहा कि तूने सुना नहीं माँ ने क्या कहा, कि तेरी पत्नी इंसान को देख करके अपने रंग बदल लेती है और तू जैसे ही उससे ये बात करने जाएगा तो वो तेरे सामने हमें गलत और खुद को सही साबित करने की कोशिश करेगी। तब क्या तू हमसे बात करने भी चला आएगा। अपनी बड़ी बहन की बात सुन करके वैभव ने कुछ नहीं कहा और वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। वैभव के जाते ही सरला जी का रोना धोना बंद हो गया और साथ ही दिव्या ने भी अपने झूठे गुस्से का नाटक बंद कर दिया। दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि मुझे तो पता नहीं था माँ कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं। सरला जी ने कहा कि बात जब अपनी औलाद पर आ जाती है तब एक माँ पता नहीं क्या क्या कर जाती है। तब दिव्या ने कहा कि अब देखना माँ, इस वैभवी को आज कितना अच्छा सबक मिलेगा। इधर अपने रूम पहुंच करके वैभव ने देखा कि वैभवी खिड़की के पास बैठ करके अपनी माँ की तस्वीर को देख करके रो रही थी। ये देख करके वैभव चुपचाप वैभवी के पास गया और उसने कहा कि ये सब क्या चल रहा है वैभवी, क्या माँ ने जो कहा है वो सच है। तब वैभवी ने कहा कि आप किस हक से यहाँ मेरे पास हैं, एक बेटे के हक से या एक पति के हक से। वैसे जहाँ तक मुझे याद है आपने मुझसे ये बात आज सुबह ही क्लियर कर दी थी कि आप ना तो एक पति का फर्ज निभाएंगे और ना ही एक बेटे होने का। तो फिर अब आप यहाँ मेरे पास क्यों हैं। आपने कहा था कि ये लड़ाई मेरे अकेले की है, तो अब आप वकील बन करके क्यों आए हैं मेरे पास। अब मुझे मेरे हिसाब से मेरी लड़ाई लड़ने दीजिए आप। नहीं वैभवी, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैं यहाँ तुम पर सवाल करने नहीं बल्कि तुम्हें समझाने आया हूँ कि जिस लड़ाई को तुम लड़ना चाहती हो वो लड़ाई इतनी आसान नहीं है। और ये बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो कि जिन हालातों में हमारी शादी हुई है उसका परिणाम क्या होना है। और फिर तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से जानती हो कि इस शादी के लिए मैं अपने माँ बाप बहनों को नहीं छोड़ सकता हूँ और नहीं तुम्हारा साथ ही छोड़ सकता हूँ। ये सब इतना आसान नहीं है और सच कहूँ तो ये सब भी अभी शुरू हुआ है, ना जाने इसका अंत कैसा होगा। वैभव की बात सुन करके वैभवी के आंसू निकलने लगे। फिर वैभवी ने अपनी माँ की तस्वीर की तरफ देखा और कहा कि नहीं वैभव,
चाहे कुछ भी हो जाए, पर मुझे ये लड़ाई लड़नी होगी और इसे जीतना भी होगा। और वैसे भी ये कुछ दिनों की ही तो बात है, उसके बाद तुम और मैं हमारे शहर वापस लौट जाएंगे और फिर ये सब मुझे नहीं सहना होगा। और वैभव, मैं तुमसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे तुम्हारी माँ और घर वालों से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं आगे से तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। तब वैभव ने वैभवी का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं जानता हूं कि तुम कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती हो, और आज अगर जो भी हुआ होगा उसमें भी तुम्हारी गलती अकेले की नहीं होगी। पर वैभवी, हर ससुराल ऐसा ही होता है, इसलिए मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम चाहो तो अपना निर्णय बदल सकती हो। तब वैभवी ने कहा कि नहीं वैभव, मैं चाह करके भी अब अपना निर्णय नहीं बदल सकती, क्योंकि मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। वैभव और वैभवी आपस में बात करके आपसी बात को खत्म कर रहे थे और कमरे के बाहर दिव्या कान लगा करके उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। दिव्या को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, पर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इधर से मैंने और माँ ने वैभव को कितना भड़का करके वैभवी के पास भेजा था, पर अभी तक इनके झगड़े की एक आवाज तक नहीं सुनाई दे रही है। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? बहुत देर तक दिव्या वहीं पर खड़ी रही, पर जब उसे किसी भी झगड़े की आवाज नहीं आई तो वो वहां से गुस्सा हो करके चली गई। तब दिव्या ने जा करके अपनी माँ से कहा कि देखा माँ, ये वैभव कितना चालाक हो गया है इस वैभवी के साथ रहते रहते। तब सरला जी ने कहा कि क्या हुआ, अब क्या किया मेरे बेटे ने? तब दिव्या ने कहा कि वो कैसे आपका रोना देख करके अपनी पत्नी को डांटने लगा था, और अब तक इतनी देर हो गई, वैभवी अभी तक माफी मांगने भी नहीं आई है। सरला जी ने कहा, ये शादी का असर है दिव्या, इतना जल्दी नहीं उतरता है। अरे ये लड़कियां ना बड़ी चालाक होती हैं, अपने पति को अपने काबू में करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है। मेरा बेटा तो गया होगा उसकी क्लास लगाने, पर इस वैभवी ने ही उसको अपनी खूबसूरती में उलझा दिया होगा, और वो भी नई नई शादी के रंग में रंग गया होगा, इसलिए लड़ाई की जगह रोमांस चलने लगा होगा उनका। पर तू अभी ये सब नहीं समझेगी, क्योंकि अभी तक तेरी शादी नहीं हुई है ना। अचानक ही सरला जी के मुंह से निकला ये शब्द दिव्या की आंखों को नमी कर गया था। सरला जी को लगा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, पर जब तक वो दिव्या से अपनी गलती की माफी मांगती, दिव्या वहां से जा चुकी थी। सरला जी को बहुत बुरा लगा कि उन्होंने एक माँ होकर के अपनी बेटी का दिल दुखा दिया, और वो भगवान से शिकायत करने लगी कि क्यों भगवान मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा दे रहे हो। ना तो आपने उसे मांगलिक बनाया और ना ही शरीर का कोई अंग भंग किया, तो फिर क्यों मेरी बेटी को ऐसी सजा दे रहे हैं? हर माँ बाप की तरह हमारा भी सपना है कि हम अपनी बेटी को दुल्हन बनता हुआ देखें, उसकी भी बारात आए और इस घर से उसकी भी डोली उठे। पर लगता है हमारे बेटे की शादी की तरह हमारी बेटी के लिए भी हमारा ये सपना एक सपना ही बन करके रह जाएगा। पर कहते हैं ना, जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर वही लोग उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। जहां दिव्या बड़ी चालाकी से वैभवी को रुलाना चाहती थी, और वहीं और दिव्या की मां ने बातों ही बातों में अपनी बेटी का दिल दुखा दिया था, जिसकी शिकायत अब सरला जी भगवान से कर रही थी। तभी वहां पर सोहन भी आ गया और अपनी पत्नी को अकेले में बड़बड़ाते देख करके उन्होंने कहा कि पहले तो मुझे लगता था कि तुम पागल हो, पर तुम्हारी ये सब हरकतें देख करके अब मुझे यकीन हो गया है कि उम्र के साथ तुम सच में पागल हो गई हो। तब सरला जी ने गुस्से से कहा कि आपका मतलब क्या है? अरे भाई, तुम्हारे घर में इतने लोग हैं, तुम उनसे क्यों नहीं बात करती हो? और अगर उनसे बात करके तुम बोर हो चुकी हो तो फिर तुम अपनी बहू से बात कर लो। तुम्हारे बेटे ने अभी अभी बिना हमें बताए शादी की है। अब हम तो उस लड़की को अच्छे से जानते नहीं हैं, तो तुम्हारे पास बहुत बात करने के लिए जाओ, उससे जा करके बात करो। यहाँ अकेले में खुद से क्यों बातें कर रही हो? तब सरला जी ने कहा कि इसी बात का तो रोना है कि बेटे ने बिना बताए शादी कर ली है, और एक हमारी बड़ी बेटी है जिसकी शादी हो ही नहीं रही है।
और अब छोटे भाई बहन की शादी हो जाने के बाद लोग भी अब सवाल उठाएंगे और कमी भी हमारी बिटिया में ही बताएंगे। सरला जी की बात सुन करके सोहन जी ने गुस्से से कहा, तो कह दो अपनी बिटिया को कि वो भी किसी राह चलते से लब करके उसे मैरिज कर ले। सोहन जी की बात सुन करके सरला जी ने कहा कि ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, हमारी बेटी ऐसी नहीं है उस वैभवी की तरह जो शर्म लिहाज खो करके बस किसी के बेटे को फंसा करके उससे शादी कर ले। सोहन जी ने कहा कि भाग्यवान, आप शायद भूल रही हैं कि आपने भी किसी के बेटे को फंसा करके लव मैरिज ही की थी, तो फिर आप वैभवी को इसके लिए दोषी क्यों मान रही हैं? अरे जब हमारे जमाने में लव मैरिज हो सकती है, तब तो बदलते वक्त के साथ बदलता जमाना है। यहाँ तो बच्चे अपनी मनमानी करेंगे ही। अब माँ बाप का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को पाबंदियों में ना बांधे, बल्कि उनकी बात को समझे और उनका साथ दें। सरला जी ने कहा कि हमारे जमाने की बात अलग थी जी। उस जमाने में प्यार का मतलब एक दूसरे से अपनी शारीरिक संबंध बनाना नहीं होता था। तब लोग एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे की सैलरी और रूप देख करके नहीं, बल्कि एक दूसरे का स्वभाव और मन देख करके करते थे। इसलिए पहले की लव मैरिज में और अभी के लव मैरिज में बहुत बड़ा फर्क है। पहले की शादी आज तक चल रही है और आज की शादी 2 महीने में ही टूट जाती है। क्यों? क्योंकि आजकल के बच्चों का दिल नहीं बल्कि धर्मशाला है। आज ये पसंद है तो कोई कल दूसरा पसंद है, और शादी तो बस गुड्डे गुड़ियों का खेल बन करके रह गया है। आज इससे की है तो कल किसी और से की है। ये भी भला प्रेम होता है क्या? सोहन जी ने अपनी पत्नी का गुस्सा देख करके कहा कि अरे भाग्यवान, तुम नाराज क्यों होती हो? अब इस मॉडर्न जमाने को हम तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई तो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा ना। और जब हमारे बच्चे ही हमारे बस में नहीं है तो फिर गैरों से हम क्या उम्मीद रखें? इसलिए तुम अपना मूड मत खराब करो और जाओ, जा करके मेरे लिए चाय बना दो। सरला जी ने गुस्से से देख करके अपने पति से कहा कि आपने तो लगता है मुझसे शादी की सिर्फ चाय बनवाने के लिए ही किए हो। जिस दिन से आपके साथ शादी करके इस घर में आई हूँ, उस दिन से सुबह शाम बस चाय, सरला चाय, सरला चाय। ऐसा लगता है कि मैं आपकी पत्नी नहीं बल्कि एक चाय वाली हूँ। ऐसा कह करके सरला जी वहाँ से चली गई और सोहन जी अपनी पत्नी की इन बातों को सुन करके मुस्कुराने लगे। सरला जी को अपनी बड़ी बेटी दिव्या के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो उसके कमरे में गई तो उन्होंने देखा कि दिव्या अपने मोबाइल में किसी से बात कर रही थी। अपनी माँ को देख करके दिव्या ने अपना फोन रख दिया और उन्हें अंदर आने के लिए कहा। सरला जी अपनी गलती के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेटी से कैसे माफी मांगे। कुछ देर चुप रहने के बाद आखिर सरला जी ने हिम्मत की और अपनी बेटी दिव्या से कहा कि बेटी, मैं जानती हूँ कि मैंने अनजाने में ही पर तेरा दिल दुखा दिया है, पर सच में दिव्या, मुझे भी तेरी शादी की उतनी ही चिंता है जितनी कि तुझे है। हम भी तुझे दुल्हन बन करके अपनाता हुआ देखना चाहते हैं, पर क्या करें, तेरी किस्मत तेरा साथ ही नहीं दे रही है, वरना तेरी जैसी बहू पा करके तो तेरे ससुराल वाले धन्य हो जाएंगे। तब दिव्या ने कहा कि दोष मेरी किस्मत का नहीं है माँ, दोष मेरे अपनों का है, मेरे भाई का है, जिसने अपनी बड़ी बहन के कुंवारी होते हुए भी शादी कर ली, ये जानते हुए कि हमारे समाज में इस बात से कितना फर्क पड़ता है कि एक घर में बड़े के होते हुए छोटे की शादी पहले हो जाए तो। अरे लोग छोटे पर नहीं बल्कि बड़े पर ही सवाल उठाने लगते हैं कि पक्का कमी इसी में है, तभी इसकी शादी अभी तक नहीं हुई है, और मेरी तो वैसे भी नहीं हो रही थी और अब ऐसे भी नहीं होगी। अब मैं जिंदगी भर उस वैभवी का ताना सुनती रहूंगी और इस घर का काम करती रहूंगी, क्योंकि इतना सब होने के बाद भी वैभव ने वैभवी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो तो और अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। कुछ भी कर लो, वो अपनी पत्नी से कुछ कहता ही नहीं है।
अपनी बेटी को इतना दुखी देख करके सरला जी को बहुत बुरा लग रहा था और उन्होंने कहा कि देख दिव्या, तू भी ये बात जानती है कि तेरा भाई वैभव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बचपन से उसने बाहर तक जाने के लिए मुझसे या तेरे पापा से नहीं बल्कि तुझसे इजाज़त मांगी है। फिर वो अपनी शादी का निर्णय कैसे अकेले ले सकता है? ये पक्का उस वैभवी का सब किया धरा है। अरे ये आजकल की लड़कियां तो वैसी ही होती हैं। रईस लड़का देखा नहीं कि लपक पड़ती हैं उनके ऊपर छिपकली की तरह, और फिर चाहे जितना भी जोर लगा लो छोड़ने का नाम ही नहीं लेती हैं। मैं तो अभी भी नहीं मानती कि मेरी डांट से डरने वाला वैभव अपने घर परिवार के खिलाफ जा करके शादी जैसा बड़ा निर्णय ले सकता है। ये सब उस वैभवी का किया है। क्या पता कौन सा जादू टोना किया है मेरे भोले भाले बच्चे के ऊपर। पर मैं भी माँ हूँ, माँ अपने बच्चे को हर बुरी बला से बचाना जानती हूँ। ऐसा झाड़ फूंक करूंगी इस वैभवी पर, अगले ही दिन दुम दबा करके भाग जाएगी इस घर से भी और मेरे बेटे की जिंदगी से भी। तू परेशान मत हो दिव्या, मैं आज ही अपनी सहेली को कॉल करती हूँ और उससे तेरे लिए एक अच्छे से रिश्ते के लिए बात करती हूँ। इतना कह करके सरला जी वहाँ से चली गई। पर दिव्या के मन में अभी भी अपनी शादी ना होने की आग अंदर ही अंदर जल रही थी। दिव्या अपनी शादी ना होने का कारण अब वैभवी को मानने लगी थी और उसे ऐसा लगता था कि अगर वैभवी ने उसके भाई से शादी ना की होती तो आज दिव्या के ऊपर सवाल नहीं उठते। इन सब बातों से बेखबर वैभवी वैभव के परिवार को खुश करने की सोच रही थी। वो वैभव से बार बार सबकी पसंद नापसंद का खाना और भी उनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी। वैभव भी ये सब देख करके खुश था कि वैभवी उसके परिवार वालों के ऐसे बर्ताव करने के बाद भी उससे कोई शिकायत नहीं कर रही थी, बल्कि वो अभी भी सबकी खुशियों का ध्यान रखने की कोशिश कर रही थी। पर क्या सच में वैभव का एक पति होने के नाते बस इतना ही फर्ज था कि वो अपनी पत्नी की बेइज्जती अपने ही घर वालों द्वारा होता देख करके चुप रहे, या फिर उसे वैभवी के मान सम्मान के लिए अपने घर वालों से बात करना चाहिए? वैभवी ने कहा कि ठीक है वैभव, मैं एक बार फिर से रात के खाने के लिए पूछती हूँ और इस बार पूरी कोशिश करूँगी कि मुझसे कोई गलती ना हो। इतना कह करके जैसे ही वैभवी जाने लगी तभी वैभव ने कहा कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि तुम मेरी इस बात का मतलब कैसे निकालती हो, पर मैं तुमसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी शादी का सच तुम बहुत अच्छे से जानती हो, और जब तुम मेरे परिवार को भी जान चुकी हो और अब तुम मेरे परिवार को भी जान चुकी हो, तो अभी अगर तुम्हें हमारी ये शादी और बंधन की नहीं है तो निभाओ, पर तुम इसमें ये बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि तुम्हारी इस कोशिश में मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगा, क्योंकि तुम्हारे सामने बाहर का कोई होता तो मैं जरूर तुम्हारे साइड से लड़ता, पर यहाँ तो मेरे सारे अपने ही हैं, इसलिए मैं तुम्हारी वजह से अपनी माँ बहन के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। और फिर एक बात ये भी सच है कि शादी के बाद हर नई बहू के साथ ऐसा ही होता है, उसे भी अपने ससुराल में एडजस्ट होने में वक्त लगता है। ना ही एक नई बहू इतनी जल्दी अपने ससुराल वालों को अपनाती है और ना ही ससुराल वाले। इसलिए तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो कुछ नया नहीं है, ये तो सदियों से चला आ रहा है कि एक लड़की अग्नि के साथ फेरे ले करके एक पत्नी तो बन जाती है, पर एक बहू बनने के लिए उसे कई अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। वैभव के ख्याल और सोच को सुन करके वैभवी एकदम खामोश हो गई और बस वैभव को एकटक देखे जा रही थी। तब वैभव ने कहा कि क्या हुआ वैभवी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तो वैभवी ने कहा कि सोच रही हूँ वैभव कि एक बेटे के लिए ये सब कहना कितना ही आसान है। काश ये सब एक पति भी इतनी ही आसानी से कह पाता कि ये सदियों से चली आ रही बहू को परेशान करने की प्रथा अब आगे नहीं चलेगी तो कितना अच्छा होता। न सिर्फ मेरे साथ बल्कि हर उस नई बहू के लिए ये सोच की नई पहल होती
जो अपने पति के भरोसे अपने घर परिवार को छोड़ करके एक नए घर में एडजस्ट होने के लिए अपने पति के पीछे पीछे भागी आती है। वैसे एक बात तो तुमने ठीक कही वैभव, कि एक लड़की एक पत्नी तो आसानी से बन जाती है, पर मुश्किल है एक बहू बनना। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं, इससे भी ज्यादा मुश्किल है एक अच्छा पति बनना, और उससे भी ज्यादा एक अच्छा इंसान बनना। क्योंकि एक औरत अपने जीवन के संघर्ष में एक ना एक दिन जीत ही जाती है, और वो ना सिर्फ एक अच्छी पत्नी बहू नहीं बल्कि एक अच्छी माँ भी बन जाती है। पर अफसोस तो इस बात का है कि जो इंसान ही अच्छा नहीं है वो तो किसी रिश्ते में भी अच्छा नहीं बन सकता है। मैं जानती हूँ कि हमारी शादी किन हालातों में हुई है, पर मैं उस शादी को भी मानती हूँ और उसकी इज्जत करती हूँ। पर शायद तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं है, वरना तुम मुझे ये सब कुछ छोड़ने की बात नहीं कर रहे होते। शायद तुम भूल गए हो, पर मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने तुमसे एक समय पर प्यार किया था। मैं तुम्हारे लिए ही हर वक्त सजती संवरती थी और तुमसे मिलने के लिए बेताब रहती थी। ये सब मेरी तरफ से हकीकत में था, पर शायद तुम्हारी तरफ का अब मुझे शक है कि वो सच था या फिर झूठ। क्योंकि हमारी शादी भले ही हमारी मर्जी के खिलाफ हुई है, पर मैं इस शादी में और अपने रिश्ते पर जान डालना चाहती हूँ, और इस साल भर की शादी को जन्मों जन्म के रिश्ते में बदलना चाहती हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए एक बार के कहने पर बिना कुछ सोचे समझे अपनी नौकरी छोड़ करके यहाँ चली आई, तुम्हारे रिश्तों और तुम्हारे अपनों को अपना बनाने के लिए। पर तुम हमारे रिश्ते को तो छोड़ो, तुम तो मेरा भी मान नहीं रख पा रहे हो। खैर, गलती तुम्हारी नहीं हम लड़कियों की है कि हम पल भर के रिश्ते को हमारी जिंदगी की हकीकत मान बैठती हैं, और तुम लड़के जिंदगी भर के रिश्तों को भी पल भर के लिए सीरियसली नहीं लेते हो। तुम्हें पता है वैभव, एक लड़की अपने पति के पीछे पीछे क्यों चलती है? क्योंकि उसको अपने पति पर आंख बंद करके भरोसा होता है कि वो उसे कभी भी गलत रास्ते पर लेकर के नहीं जाएगा और ना ही कभी भटकने देगा। वो शादी के साथ फेरे निभाए या ना निभाए, पर वो दिल से दिल का रिश्ता जरूर निभाएगा। तभी एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके अपने पति के भरोसे उसके घर में आ ही जाती है, और सुबह से उठ करके देर रात तक करके सबकी जो हुजूरी करती रहती है। कभी उसकी माँ की तो कभी उसके पिता की, तो कभी उसकी बहन की तो कभी उसके भाई की। और इतने में भी वो लड़की थकती नहीं है, क्योंकि वो जब इन सब की जी हुजूरी कर लेती है और सोने के लिए कमरे में जाती है, तो भी उसे अपने पति से प्यार या सहानुभूति नहीं मिलती है तो बस ये चार बातें कि हर नई बहू के साथ ससुराल में ऐसा होता है, और अपने फोन में लग जाओ। मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता रही हूँ वैभव, कि मैं ये सब इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मैं मजबूर हूँ या फिर मैं कमजोर हूँ, बल्कि मैं ये सब हमारे रिश्ते की दोबारा से शुरू करने का एक मौका दे रही हूँ, जिसमें मुझे तुम्हारे भी साथ की जरूरत नहीं है। मैंने बचपन से ही अपनी जिंदगी की हर मुश्किल में मुश्किल चैलेंज को अपनाया भी है और उसे अपनी कोशिशों से जीता भी है। इसलिए एक बार मैं भी पूरे दिल से तुम्हारे परिवार वालों के दिल को जीतने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन एक साल के अंदर मैं इन सब को नहीं मना पाई, तो मैं एक साल पूरे होने के दूसरे दिन ही तुम्हारे इस घर, तुम्हारे इन रिश्तों से और तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चली जाऊंगी, और तब ना हमारे बीच ये एक साल की कोई बंदिश होगी और ना ही डोर होगी। मैं तुम्हें ये बातें सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि ना तो तुम और ना ही ये तुम्हारे घर वाले हमें एक साल के पहले अलग कर सकते हैं। इसलिए मैं जैसे चाहूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ व्यवहार कर सकती हूँ, पर ना तो मैं ऐसी हूँ और ना ही ऐसे मेरे माँ पापा के दिए हुए संस्कार हैं। इसलिए मैं सब कुछ खत्म करने से पहले एक बार दिल से सब कुछ ठीक करके ही रिश्तों को सुधारने की कोशिश जरूर करूंगी। अब चाहे इसमें तुम मेरा साथ दो या फिर नहीं दो,
वैभवी की बात सुन करके भी वैभव ने कोई रिएक्ट नहीं किया और वो अपने लैपटॉप में व्यस्त हो गया। ये देख करके वैभवी को गुस्सा तो बहुत आया, पर उसने सोचा जाने दो, अब इंसान ही ऐसा है तो इसमें क्या बात बात पर बहस करूं। इसके बाद वैभवी सीधा अपने सास के पास गई, जो हाल में बैठ करके अपना फोन चला रही थी। वैभवी को अपने पास आता देख करके सरला जी मुंह दूसरी तरफ कर ली। ये देख करके भी वैभवी अपनी सास के पास गई और बोली कि मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे आपसे और दीदी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, पर मैं भी क्या करती, एक तो इतना लंबा सफर, ऊपर से भूख भी बहुत लगी थी, इसलिए बस गुस्से में मेरे मुंह से निकल गया। क्या आप मुझे एक बार और मौका नहीं दे सकती हैं, अपनी बहू समझ करके नहीं बल्कि अपनी बेटी समझ करके। ये सुनते ही सरला जी ने बड़े ताव से कहा कि एक बात तो तुम ध्यान से सुन लो वैभवी, तुम इस घर की बेटी नहीं बल्कि बहू हो, और बहू बहू होती है और बेटी बेटी। बहू कभी भी अपने ससुराल में बेटी की जगह नहीं ले सकती। और बात रही तुम्हारी गलती की, तो मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देती हूँ कि तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मेरे अनुसार ही रहना होगा, वरना तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे खुले हैं। तुम चाहो तो यहाँ से अकेली जा सकती हो, पर तुम्हारे साथ मेरा बेटा नहीं जाएगा, कभी भी नहीं। इसलिए अब तुम इस घर में जो भी कहना, जो भी करना, बहुत सोच समझ करके करना, क्योंकि ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। इसके बाद तुम्हें कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। वैभवी को अपनी सास की ये बातें और तेवर देख करके बहुत गुस्सा आया, और वैभवी भी भले ही शांत स्वभाव और अच्छे दिल के थे, और वो दिल से रिश्तों को निभाना भी जानते थे, पर थी तो वो आज की ही लड़की जो बाहर रह करके आई थी, वो भला फिर ऐसे चुप कैसे रह सकते थे। इसलिए उसने अपनी सास सरला जी से कहा कि मित्रों, कहानी के इस भाग में आज इतना ही, शेष कहानी कल देखेंगे। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।